तो चलिए आज हम प्रयास करेंगे कि भारतीय इकोनॉमी में आप सबों को पढ़ना क्या है। अगर सिलेबस मालूम है तो फिर रास्ता बहुत आसान हो जाता है। तो बिना टाइम गवाए हुए हम बात करेंगे कि सबसे पहले जो पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी में वो बजट पढ़ना है। दूसरा जो होगा वो टैक्स होगा। तो टैक्स का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। और टैक्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर हमको जो नेक्स्ट पढ़ना है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में पढ़ना है, जिसको आम भाषा में 5 ईयर प्लान कहा जाता है। चौथा जो होगा वो नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना है, जिसमें से जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी इत्यादि आगे हम डिस्कस करेंगे। 5वां नंबर में जो पढ़ना है वो हमको गरीबी के बारे में पढ़ना है, जिसको इंग्लिश में पॉवर्टी बोलते हैं, और इसी के अंतर्गत अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। और इसके कार्यक्रम के बारे में भी हम लोगों को जान लेना है। और आगे चलते हुए हम बात करेंगे तो पब्लिक फाइनेंस के बारे में जानकारी हासिल करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। इसमें से आपका फॉरेन ट्रेड एक्सेट्रा आ जाते हैं। एक टर्म आप सुने होंगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको SEZ बोला जाता है। और आगे बढ़े तो FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे भारत में टेक्नोलॉजी का बहुत कमी है। और कहने को तो हम कह देते हैं कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन वो है आपका वर्ल्ड में। लेकिन जब आप बात करेंगे पर कैपिटा इनकम की रैंकिंग में, तो वो अभी 139वां है। यही रीज़न है कि भारत में अभी गरीबी चरम अवस्था पे हर लोग जो हैं गरीबी के दंश झेलते हैं। और हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में पढ़ना है। और एक सबसे जो लास्ट टॉपिक है इन्फ्लेशन, इसके बारे में हम सबों को जानकारी लेना है। तो ये जो जितना मैंने बताया, चाहे वो बजट हो, टैक्स हो, इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, नेशनल इनकम हो, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की बात हो, पब्लिक फाइनेंस का बात हो, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात करेंगे हम, SEZ की बात करेंगे, FDI की बात करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करेंगे और इन्फ्लेशन की बात करेंगे। ये तमाम प्रकार का टॉपिक्स हैं जो अक्सर आप क्वेश्चन देखते होंगे, लेकिन एक समझ और बेस क्लियर नहीं होने के कारण लोगों को इकोनॉमी अच्छा नहीं लगता है और इससे लोग दूर भागते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बेसिक फीचर्स इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी।
तो एक टर्म आप लोग सुने होंगे जिसको बोला जाता है मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी, तो मिक्स इकोनॉमी को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि पब्लिक सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर एक सम्मिलित रूप के सह अस्तित्व को हम मिक्स इकोनॉमी कहेंगे। अब एक बात यहाँ पे आ रहा है पब्लिक सेक्टर। तो दोस्तों पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट का 50% स्टैक हो, तो वो हो जाता है पब्लिक सेक्टर। ठीक है। और हम प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे होगा प्राइवेट सेक्टर। तो ठीक उसी प्रकार से किसी भी कंपनी और इंस्टीट्यूशन में अगर किसी एक आदमी का 50% स्टैक हो तो वो आ जाता है प्राइवेट सेक्टर। तो इसी तरह से इंडियन इकोनॉमी का दूसरा फीचर्स हम बात करेंगे तो वो है प्लान्ड इकोनॉमी। दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि हमारा जो इकोनॉमी है वो 5 ईयर प्लान पे डेवलप हुआ है। आप बहुत सुने होंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, इन तमाम प्रकार के योजनाओं के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी को सुदृढ़ और मजबूत करने का काम किया गया। हम डिटेल में बात करेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी हम डिटेल्स में बात करेंगे। तीसरा फीचर्स का हम बात करेंगे तो इसका जो तीसरा फीचर है वो लो पर कैपिटा इनकम है। भारत में लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ही कम है। अगर आप विकसित देशों की तुलना में करेंगे, जैसे अमेरिका, यूएस, कनाडा, वहाँ के लोगों में से अगर आप यहाँ की सैलरी को कंपेयर करेंगे तो बहुत कम है। और वर्तमान समय में अभी इंडिया पर कैपिटा इनकम के रैंकिंग के अनुसार 139वां स्थान पे है। और अगर आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो इसका एक और जो फीचर्स है वो लो सेविंग रेट है। दोस्तों लो सेविंग रेट का मतलब ये है कि लोगों के पास जो है वो पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो जब इनकम कम है तो वो सेविंग कहाँ से कर पाएंगे। तो माना जाता है कि अभी वर्तमान में लोगों के पास जो सेविंग करने का दर है वो 25 से 30% है। डेटा को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स का बात। तो यहाँ पे लोगों के पास पूंजी कम है, लैक ऑफ कैपिटल है। पूंजी कम होने की वजह से लोग यहाँ पे अपना फाइनेंशियल गोल को अचीव भी नहीं कर पाते हैं, और अगर कुछ इनिशिएटिव लेते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी बीच में आप लोग सुनते होंगे कि सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव लिए जाते हैं, जैसे कि छोटे मोटे कुटीर उद्योग में पापड़ तलना, फिशरी हो गया, इन सबों में सरकार जो है सो सब्सिडी देता है। तो ये सब इंडियन इकोनॉमी को रिवाइव करने का ही एक प्रोसेस है। और यही नहीं दोस्तों, इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। एक टर्म हम जो देखे थे यहाँ पे, हम बात किए थे एफडीआई का। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। एफडीआई इसका फुल फॉर्म होता है फॉरेन
डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा अर्थव्यवस्था और हमारा समाज आज भी टेक्नोलॉजी में पिछड़ा हुआ है। हमारे पास संसाधन तो हैं, हमारे पास लैंड है, पानी है, हवा है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। तो टेक्नोलॉजी नहीं होने के कारण भारत सरकार ने विदेश में जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी और भी बहुत प्रकार के, जैसे भिलाई इस्पात कारखाना का जो ऑपरेशन है वो रूस के द्वारा किया गया था। इस प्रकार के तमाम से इंस्टीट्यूशन है जो विदेशी सहयोग से चलते हैं, विदेशी टेक्नोलॉजी के सहयोग से चलते हैं। तो एफडीआई आने से हमारे देश में लोगों को रोज़गार मिला, पूंजी मिला और टेक्नोलॉजी भी मिला। तो एफडीआई जो है किसी भी इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे इस हमारी इंडियन इकोनॉमी में सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कहने का मतलब होता है दोस्तों कि इंडियन इकोनॉमी 3 सेक्टर में बटा हुआ है, जिसको आप प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, और एक टर्सरी जो होता है जिसको आप सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर वो होता है, इसके कुछ टर्म्स हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में आप माइनिंग ले सकते हैं, माइनिंग को रखा गया है, कृषि को रखा गया है, फार्मिंग को रखा गया है और फिशरी को रखा गया है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी करंट सिचुएशन में बात करते हैं 2022-23 में इंडियन इकोनॉमी में इसका जो भागीदारी वो मात्र 14% है, और वही 1950 ईस्वी में लगभग 50% हुआ करता था। चलिए बात करते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी सेक्टर में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंस्ट्रक्शन विनिर्माण क्षेत्र। और सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का वो हो सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में कुछ टर्म्स हैं, जैसे इसके अंतर्गत आते हैं आपके बैंकिंग, इंटरनेट भी आप बोल सकते हैं, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, हेल्थ, एजुकेशन, होटल्स। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा कि अभी 2022-23 का करंट डेटा के अनुसार इसकी जो भागीदारी है वो 59% है। 59% इंडियन इकोनॉमी में, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू सरकार को आती है वो तीसरे क्षेत्र से आती है। और चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं कि अगर आप बात करेंगे कि कंट्रीब्यूशन जो तृतीय क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर है, इसका कंट्रीब्यूशन यदि आप बात करेंगे कि रोजगार क्षेत्र में इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयमेंट, वो है 30%। यहाँ सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी में इसका जो पार्ट है वो 59% है, और एम्प्लॉयमेंट में जो भागीदारी वो मात्र 30% है। इसीलिए दोस्तों आप देखते होंगे कि जो एक किसान है
एक मज़दूर है जो फार्मिंग करता है, कृषि करता है, फिशरी करता है, उसका एक दिन का कमाई होगा वो 300 से 500 के बीच में होगा। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें लोग अधिक हैं, इसके वजह से इसमें इनकम भी कम है। और इसको कंपेयर करते हैं आप तीसरे सर्विस सेक्टर से, तो आप देखते होंगे कि एक जो बैंक में एम्प्लॉय काम करता है उसका एक दिन का कमाई लगभग 5,000 है। ट्रांसपोर्टेशन में भी एक एम्प्लॉय का लगभग 2,000 से 3,000 आप मोटा मोटी इसको रख सकते हैं। हेल्थ सेक्टर में भी अच्छी कमाई है। तो इसका एक ही वजह है कि जॉब्स इंडियन इकोनॉमी में इसका भागीदारी 59% है और इसके पास जो एम्प्लॉयमेंट है वो मात्र 30% है। तो जॉब की संभावना ज़्यादा है और एम्प्लॉय कम है, तो पेमेंट भी अधिक होगी। और विशेषकर हम बात करना चाहेंगे आगे, और भी हम बढ़ेंगे और हम नेक्स्ट का पार्ट हम अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद।